हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा पेपर है वो करवाने जा रहा हूं जिसमें कुल 150 प्रश्न शामिल किए गए हैं और हूबहू ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में छपने वाला है। परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों आपको ये पेपर है वो जरूर जरूर देखना है और दोस्तों पेपर के अनुरूप आपको डलना है। दोस्तों, परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों मैं आपको 3 से 4 पेपर है वो ऐसे करवाऊंगा। तो आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचती रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना ये पेपर है पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। देखिए, पहला प्रश्न है, विभिन्न स्तरों पर भोजन भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? विभिन्न स्तरों पर भोजन भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सवर्णी पेशियां। सवर्णी पेशियां। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और ये पाचन तंत्र का एक भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी कि H2। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सिर्फ एक ही सही है और बाकी इसमें सारे के सारे गलत दे रखे हैं। जैसे कि स्कर्वी है, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और आगे दोस्तों यहाँ पे थाइमिन दे रखा है और ये विटामिन B1 का नाम है दोस्तों, ये थाइमिन। तो ये अलग अलग दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं, सिर्फ एक ही सही दे रखा है वो है मलेरिया क्लोरोक्विन। दोस्तों मलेरिया क्लोरोक्विन ये सही दे रखा है क्योंकि मलेरिया के उपचार में दोस्तों क्लोरोक्विन का प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, शोल्डर टाका के घटक क्या है? शोल्डर टाका के घटक क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीबी प्लस एसएन, यानी कि पीबी का मतलब सीसा जिसको आप लेड बोल सकते हैं, ठीक है, और एसएन का मतलब टिन। दोस्तों ये पीबी और एसएन है, ये दोस्तों एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसका उपयोग दोस्तों शोल्डर के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा पीबी प्लस एसएन, यानी कि सीसा प्लस टिन। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भौतिक परिवर्तन का जो गुण है वो दोस्तों कौन सा नहीं है। देखिए, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यथा अवस्था, रंग, गंध, ताप, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन है वो स्थायी होता है दोस्तों। तो ये अपना तीसरा नंबर का यानी कि सी नंबर का कथन है वो इसमें गलत दे रखा है। ये भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है। चौथा भी देख लीजिए, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है। प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है तो वो है दोस्तों यूरिया। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यूरिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों? NH2CONH2। ठीक है, ये होता है दोस्तों यूरिया का सूत्र। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, स्लीपद या फील पांव किसके कारण होता है? बताइए, स्लीपद या फील पांव किसके कारण होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूत्राब, यानी कि फाइलेरियाई कृमि के कारण होता है दोस्तों ये सीलपद या फील पांव। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सीलपद या फील पांव है, ये दोस्तों हेल्मिनेथीज द्वारा फैलने वाला रोग है।
इसको दोस्तों फाइलेरियोसिस भी कहते हैं इस रोग को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना है वो कब की गई? दोस्तों ये स्थापना है ये 22 दिसंबर 1953 को की गई थी। यहाँ पर है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 22 दिसंबर 1953 को। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1856 में। 1856 में, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 1529 में गागरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? बताइए, जो गागरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, और ये बाबर और किसके बीच में हुआ था ये युद्ध? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में दोस्तों ये हुआ था गागरा का युद्ध। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महमूद लोदी। महमूद लोदी, इसमें बाबर की विजय हुई थी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1765 में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1765 में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये दोस्तों 1556 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, गांधार कला शैली यानी कि स्कूल ऑफ आर्ट राजवंश के तहत विकसित हुई थी। बताइए कौन से राजवंश के तहत विकसित हुई थी गांधार कला शैली? तो दोस्तों ये विकसित हुई थी कुषाणों के समय। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुषाणों के समय। आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, कौन से साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, भारतीय सभ्यता का जो स्वर्ण युग है वो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को कहा जाता है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का अर्थपूर्ण अर्थ क्या है या रूप क्या है? दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं कि वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों इसकी है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये है दोस्तों वीवीपैट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों, जो ईवीएम मशीन के साथ अटैच रहती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम था दोस्तों मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 25। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 25। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नांकित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नांकित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोक लेखा समिति। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशन या निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इसमें समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संसद राज्य सूची के विषय में किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है?
संसद राज्य सूची के राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 249। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों न्यायिक समीक्षा के अधीन। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत? 123 अनुच्छेद के तहत, ये भी आपको याद रखना है। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? बताइए, पहला संशोधन है ये दोस्तों 1951 में हुआ था। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? बताइए, मूल अधिकार कौन से में? दोस्तों मूल अधिकार भाग 3 में, भाग 3 में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अध्ययन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बोलूं, क्या पूछा गया है कि भाषाएं कितनी है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी, ठीक है, फिर 4 और जोड़ी गई 18 हुई, फिर 4 और जोड़ी गई, यानी कि 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? दोस्तों सही घटता हुआ क्रम इसमें हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्रम है दोस्तों कॉफी उत्पादक राज्यों का सही घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और दोस्तों भारत में कॉफी का लगभग आधा भाग या आधा से थोड़ा सा ज्यादा भाग है वो अकेला कर्नाटक उत्पादित करता है दोस्तों। ये घटता हुआ क्रम है, यानी कि सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है ये दोस्तों? ये उत्तराखंड में है। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर देखिए, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है, लेकिन कोसी नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हिमालय नदी है दोस्तों, गंगा, यमुना, कोसी। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, वह कौन सी मृदा है जिसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है? जल धारण क्षमता है वो दोस्तों अधिक कौन सी मिट्टी में होती है? जिसको अपन बोल सकते हैं दोस्तों काली मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए चिकनी मिट्टी होती है ना, उसको रेंगूर और काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर चिकनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं दोस्तों। ये बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, ज्वारीय वनों में। आगे देखिए, पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मध्य सितंबर में, मध्य सितंबर में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर है। मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों शिलोंग। कौन सा है? शिलोंग। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारत में कितने राज्य समुद्री सीमा या समुद्री तटरेखा से लगे हैं? बताइए, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो 9 राज्य हैं वो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आईआईटी मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एरोस्पेस गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? आईआईटी मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एरोस्पेस गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आइरिस। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आइरिस। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एशिया का पहला अति यथार्थवादी आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? एशिया का पहला अति यथार्थवादी आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बेंगलुरु में किया गया। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बेंगलुरु में। आगे देखिए, नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस श्रमिक समूह से संबंधित है? दोस्तों ये नमस्ते योजना है, नमस्ते की फुल फॉर्म मैं बताऊं तो दोस्तों नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है, ये नमस्ते की फुल फॉर्म है। तो ये नमस्ते योजना किस श्रमिक समूह से संबंधित है? तो ये दोस्तों स्वच्छता से संबंधित है दोस्तों। ये बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये आयोजित किया गया मस्कट, ओमान में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मस्कट, ओमान में। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाड़ौती का पठार में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंता। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंता। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में बांध है और सूची सेकंड में नदी है। सूची फर्स्ट में बांध है और सूची सेकंड में नदी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अकावद बांध है, ये कौन सी नदी पर है? अकावद बांध है, ये कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये परवन नदी पर है, अकावद बांध। मेजा बांध है, ये दोस्तों कोठारी नदी पर है। कहाँ पर है? कोठारी नदी पर। सीकरी बांध का है तो दोस्तों ये रूपारेल नदी पर है दोस्तों, ये सीकरी बांध। और चूली देह बांध है, ये काली सिंध नदी पर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1, 4-3-2-1। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? बताइए, किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बैराट से। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैराट से। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित राज्यों व उनके शासकों की सूचियों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि निम्नांकित राज्यों व उनके शासकों की सूची। देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट में राज्य दे रखे हैं और सूची सेकंड में दोस्तों शासक दे रखे हैं। अपने को बताना है कि देखिए कौन सा कहाँ का शासक है। देखिए बूंदी के शासक थे दोस्तों देव सिंह। कौन थे? देव सिंह है, ये बूंदी के शासक थे। जोधपुर के शासक दोस्तों मालदेव थे और जयपुर के शासक दोस्तों ईश्वरी सिंह और रणथंभौर के शासक गोविंदराज। तो
तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें धौलपुर भरतपुर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धौलपुर भरतपुर। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां में जो शामिल नहीं थी, बताइए मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां थी, कौन कौन सी? राजवी नंबर 1, नंबर 2 सरदार, नंबर 3 गनायत और नंबर 4 मुत्सद्दी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उमराव। उमराव है ये दोस्तों, ये नहीं थी 4 श्रेणियों में। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 है, ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, ये इसमें गलत दे रखा है। अनुच्छेद 156 है ये दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अवधि यानी कि कार्यकाल की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो ये अपना नियुक्ति हेतु योग्यताएं, ये अपना इसमें गलत दे रखा है। और राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का जो संबंध है वो दोस्तों अनुच्छेद 157 और 158 से है। ये तो कार्यकाल से संबंधित है, 5 वर्ष के कार्यकाल से संबंधित। और देखिए अनुच्छेद 163 ये राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है, बिल्कुल सही। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकायुक्त संस्था है, लोकायुक्त संस्था कौन सी है? दोस्तों सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है लोकायुक्त। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई 1 जुलाई 1994 को, 1 जुलाई 1994 को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है? तो कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होता, ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, सदस्य, राज्य का गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों राज्यपाल नहीं होता इसमें शामिल। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में अपने को कथनों पर विचार करना है और बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, ठीक है। कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ही कथन है वो क्या दे रखा है? पहला ही कथन दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों अनुच्छेद 213 नहीं, मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद 214 से और 232 तक ये उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 213 तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, पहला ही कथन। और देखिए यहाँ पे राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख है यानी कि रिट जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 3 4 है वो इसमें क्या है? सही है। 2 3 4 इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन गलत है, 2 3 4 सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। ये दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। इसमें ये प्रावधान किया गया था
कि कुल विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री परिषद की संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो दोस्तों ये 6 महीने तक मंत्री परिषद में रह सकता है, फिर चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नांकित आभूषण व उसे पहने जाने वाले अंग को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दे रखा है। बोरला आभूषण है, ये दोस्तों कहाँ पहना जाता है? बोरला आभूषण है ये दोस्तों सिर का आभूषण है। बोरला आभूषण सिर का आभूषण है। और यहाँ पर देखिए ये लटकन, लटकन है ये दोस्तों नाक का आभूषण है। किसका? नाक का। जंजीर, जंजीर दोस्तों ये जंजीर कमर का आभूषण है। जंजीर है ये कमर का आभूषण है। और तोड़िया है ये दोस्तों पैर का आभूषण है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मित्रों यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लासें हैं वो प्रारंभ कर दी गई है सब्जेक्ट वाइज। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पटवारी पॉलिटिकल साइंस के नाम से, और पटवारी कंप्यूटर, पटवारी राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, पटवारी राजस्थान का भूगोल, इस नाम से दोस्तों आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे सब सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो क्लासें हैं वो ऑब्जेक्टिव क्लास सिलेबस के अनुसार जरूर देखें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। ठीक है। और मॉडल पेपर को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कन्या वध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? बताइए, निम्नांकित में से कन्या वध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा था? तो वो था कोटा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में हस्तशिल्प उत्पाद है और सूची सेकंड में स्थान है। सूची फर्स्ट में हस्तशिल्प उत्पाद है और सूची सेकंड में स्थान है। यहाँ पर देखिए बादला, बादला ये दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जोधपुर का। नमदा, नमदा दोस्तों टोंक के प्रसिद्ध है। पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। और खेसला है वो लेटा की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है तो दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ये ट्रेंच कमीशन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये संबंधित थे दोस्तों मौलवी लियाकत अली ये इलाहाबाद से संबंधित थे दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज। आगे देखिए, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? स्वामी गोपाल दास ने कौन सी सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो दोस्तों वो संघ बनाना चाहते थे हाड़ौती संघ। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, हाड़ौती संघ। नेक्स्ट आगे देखिए, गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर कौन से देवता को समर्पित है? तो दोस्तों ये सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कोटा। नेक्स्ट आगे देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? बताइए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की परंपरा है वो कहाँ प्रचलित है?
दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है भीलवाड़ा में, मंडल भीलवाड़ा में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में नृत्यों के प्रकार दे रखे हैं और सूची सेकंड में संबंधित स्थानों के साथ मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ये ढोल नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों ढोल नृत्य जालोर और सांचौर क्षेत्र में किया जाता है। बम नृत्य दोस्तों ये अलवर भरतपुर डीग क्षेत्र में किया जाता है। और ये जो राय नृत्य है, ठीक है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है ये राय नृत्य। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 213। 213 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली है ये दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली है और ये जालोर और पाली जिले में बोली जाती है। तो यहाँ पर देखिए पाली ऑप्शन में नहीं दे रखा, जालोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पाबूजी कोल्हू। दोस्तों पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ है या जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कोड़ुमंड फड़ौदी में। तेजाजी का जन्म दोस्तों खड़नाल नागौर में हुआ था। मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो दोस्तों देखिए यहाँ पे गागरोन ये गलत दे रखा है। दोस्तों मल्लीनाथ जी का जो जन्म स्थान है वो तिलवाड़ा बालोतरा में है, ठीक है। और रामदेव जी का जन्म है वो दोस्तों रामदेवरा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए गलत युग्म का बताना है अपने को, ठीक है। रामदेव जी का जन्म तो दोस्तों उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। रामदेवरा है वो इसमें गलत दे रखा है। मुख्य मंदिर कर लीजिए दोस्तों इसमें, जैसे कि पाबूजी का मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? कोल्हू में। तेजाजी का मुख्य मंदिर खड़नाल में है और मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये तिलवाड़ा में है। और रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा में है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वो दोस्तों रामदेवरा जैसलमेर को माना जाता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो दिया दोस्तों किसने? तो वो गोकुल भाई भट्ट ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो 69 से 73 तक। दोस्तों पैसेज को पढ़कर उत्तर देना है। मैं यहाँ पे पैसेज है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 22 प्रश्न है वो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से संबंधित पूछे जाएंगे परीक्षा में। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसके अंदर आपको एक चीज़ दिखाई देगी, फादर ऑफ नेशन, ठीक है, फादर ऑफ नेशन ये लिखा हुआ दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, अबाउट हुम इज द पैसेज रिटन। दोस्तों ये पैसेज किसके लिए है? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी। यहाँ पे दोस्तों आप पैसेज पढ़ोगे तो वो महात्मा गांधी से संबंधित है, फादर ऑफ नेशन लिखा हुआ आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, वी कैन पे टू हिम रियल ट्रिब्यूट बाई। वी कैन पे टू हिम रियल ट्रिब्यूट बाई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फॉलोइंग द पथ ही सोड एंड डूइंग ओवर ड्यूटी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, वाई इज ही कॉल्ड ही ग्रेट इंटरनेशनलिस्ट। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बिकॉज ही बिलीव्ड इन एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन एंड रिलीजन। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या पूछा गया है। इसके अंदर दोस्तों एक वर्ड है दोस्तों पैसेज के अंदर। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊं, वो वर्ड है ये वाला, देखिए इसको अंडरलाइन कर लेना। यही प्रश्न है वो पूछा गया है, इम्यूटेबल। तो दोस्तों इसका क्या पूछा गया है यहाँ पे कि चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो हो जाएगा इंटरनल। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्हाट ग्रेट लेसन डिड दिस ग्रेट मैन शो अस फॉर लाइफ। व्हाट ग्रेट लेसन डिड दिस ग्रेट मैन शो अस फॉर लाइफ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें द वे टू लाइव एंड द वे टू डाई। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। दोस्तों अपने को यहाँ पे एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। 10 रुपीज आर एन एक्सक्लूसिव प्राइज फॉर दिस पेन, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर 10 रुपीज, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, एक वचन है। और यहाँ पर देखिए इसमें आर एन एक्सक्लूसिव, तो दोस्तों यहाँ पे आर का प्रयोग है वो गलत होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा दोस्तों ये। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो वही एरर बताना है। द हॉर्स एंड कैरिज आर एट द डोर, बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें द हॉर्स एंड कैरिज ये एक वचन का करता है, तो एक वचन के कारण दोस्तों इसमें भी इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सिनोनिम है वो बताना है, यानी कि समानार्थक शब्द बताना है। देखिए रिकमेंडेड, रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि किसी की नौकरी के लिए रिकमेंडेड किया गया, ठीक है, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रूव। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गिव द एंटोनियम ऑफ, यानी कि अपने को विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों विलोम शब्द देखिए ओपिक्यू, ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी। और यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब होता है पारदर्शी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गिव द मीनिंग ऑफ द इडम्स, यानी कि मुहावरा है। यहाँ पर देखिए ए बर्निंग क्वेश्चन, ए बर्निंग क्वेश्चन, इसका अर्थ होता है ज्वलंत प्रश्न, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब अपन दोस्तों हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 79 से, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसमें है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उच्छ्वास, उच्छ्वास में उत प्लस श्वास, तो यहाँ पर इसमें व्यंजन संधि है। डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए, तो दोस्तों वो है इसमें दुस, दुस उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बैलगाड़ी शब्द में प्रयुक्त समास है। बैलगाड़ी शब्द में प्रयुक्त समास है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों बैल से चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है दोस्तों, इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस क्रमांक में सूत और एक होता है सूत, शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए सारथी पुत्र, ठीक है, देखिए ये वाला जो सूत है इसका मतलब होता है सारथी, और एक सूत होता है इसका मतलब होता है पुत्र। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है, तो वो है रत्नाकर। रत्नाकर है ये दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
आगे देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए, प्रश्न प्रश्न विषण, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न का क्या हो जाएगा? प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये युग्म गलत दे रखा है। नेक्स्ट आगे देखिए, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे महात्म्य जो शब्द दे रखा है, इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए, महात्म्य, ये वाला हो जाएगा, तय पूरा नहीं आधा आएगा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 86 नंबर का प्रश्न है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? दोस्तों इसमें देखिए, पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी, ये गलत हो जाएगा। पराया दोष ढूंढने वाला, वो उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसे गलत दे रखा है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा है, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। आगे देखिए, डेपुटेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों डेपुटेशन के लिए हिंदी शब्द है वो कौन सा होगा? तो वो होगा प्रतिनियुक्ति। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिनियुक्ति। 89 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना काम स्वयं के द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है नगरीय। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नगरीय। अब दोस्तों अपन है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न है वो प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। 91 से 135 तक, उसके बाद में दोस्तों 135 से 150 तक अपन कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। और कंप्यूटर दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा परीक्षा के अंदर। देखिए यहाँ पे आगे क्या आएगा वो अपने को बताना है। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है 27, 65, 64, तो आगे क्या आएगा दोस्तों? ये 27 क्या है, कैसे आया 27? तो ये दोस्तों 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। और ये दोस्तों 4 का क्यूब होता है कितना? 64, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 65 कैसे आया। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बताऊं तो 65 है, देखिए 3, 4। अब दोस्तों यहां पर देखिए 5 का दोस्तों क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 का क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और 125 प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे 126। अब ये 65 कैसे आया? 65 है वो दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये जो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया यहाँ पर सॉरी 4 का क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 27 है वो दोस्तों 3 का क्यूब है, ठीक है। फिर यहाँ पर अनुपात दे रखा है, ये अनुपात। फिर ये दोस्तों आगे क्या किया? 65 कैसे आए? तो ये 4 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखिए 4 का क्यूब दे रखा है, तो अब आगे अपन को क्या करना है? तो ये 5 का क्यूब प्लस 1 करना है। तो दोस्तों 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और 1 126। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित। देखिए, बिजली, धारामापी, गैल्वेनोमीटर, वायु दाब, वायुमंडलीय दाब। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली, धारामापी, गैल्वेनोमीटर और वायुमंडल दाब, वायुमंडलीय दाब। देखिए जिस प्रकार गैल्वेनोमीटर से बिजली का मापन है वो किया जाता है, उसी प्रकार बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 0, 1, 4, 3, सॉरी देखिए पता चल गया होगा यहाँ पे 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ पे 3 का
क्यूब, फिर दोस्तों यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 5 का क्यूब और 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो आगे क्या आएगा 7, क्या आएगा 7। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब होगा, ठीक है, 5 का क्यूब हो गया, एक छोड़ के एक क्यूब चल रहा है ना, 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, दिए गए अनुक्रम में छूटी हुई संख्या को विकल्पों से चुनना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 15 और 20, 15 20 18 23 26 24, तो यहाँ पर देखिए 3 3 का गैप कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 15 और 18 में कितने का गैप है, 3 का गैप है। उसी प्रकार 20 और 23 में, इसमें भी दोस्तों 3 का गैप है। फिर 23 और 26 में भी 3 का गैप है। तो ऐसे ही करना है, 18 में भी 3 का गैप होगा, 18 और 3 कितने होते हैं 21, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 21 होगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित आंकड़े से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करें, प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करें ताकि 3 समूह बन जाए। इस तरह से बनाए गए 3 समूह है, तो वो कौन से हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1 3 5, 1 3 और 5, ठीक है, ये बन रहे हैं यहाँ पे 2 6 8 और 7 4 7 9। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से विषम को अलग करें, विषम को अलग करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए कांच, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए ये धातु है, चांदी तांबा और एल्यूमिनियम धातु है, लेकिन कांच धातु नहीं है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, उस युग्म का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। रूट 64 9, रूट 81 10, रूट 36 8, 121 12। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 8 का रूट, सॉरी देखिए ये रूट है किसका, 8 का, और इसमें एक प्लस किया गया है, ठीक है। ये 81 है, ये किसका रूट है, तो ये 9 का, फिर एक प्लस किया गया है, तो यहाँ पे 8 है, फिर ये 9, ठीक है, 8 है 9, फिर ये 6 का रूट हो जाएगा ये, और इसमें 2 प्लस किया गया है 8, और ये दोस्तों 11 का ये 121 का रूट कितना होगा 11, और यहाँ पर 12 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो है इसमें देखिए 64 को अपन रूट 64 को 8 लिख सकते हैं, 8 और 9, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 9 और 10, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 6 और 8 है, 6 और 8 है। उसके बाद में दोस्तों अपन 11 और 12, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये वाला ही नहीं है, कौन सा, 36 रूट 36 8। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें देखिए 2 का गैप दे रखा है, बाकी इसमें सब में 1 दे रखा है। आगे देखिए, यदि शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है, और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से उनकी स्थान के अनुसार 1 2 3 का संख्यावाचक मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के स्थानों के संख्यात्मक मूल्यों का जोड़ कितना होगा। तो दोस्तों वो जोड़ होगा इसमें, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल दे रखा है, तो यूनिवर्सल को दोस्तों आप क्या कर लीजिए, जैसे कि क्रम वाइज जमा लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा ए, फिर आएगा दोस्तों इसमें ई, फिर आई, फिर आएगा एल, फिर एन, फिर आर, फिर एस, फिर यू और फिर वी, ठीक है। यूनिवर्सल को अपन दोस्तों व्यंजन के अनुसार इसको अपन ने जमा लिया, ठीक है। अब इसको नंबर दे दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये नंबर दे दिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सीधा सा है, अपने को व्यंजन का ही पूछा गया है, ठीक है। एक तो होते हैं स्वर और एक होता है व्यंजन, तो यहाँ पे स्वर को काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए ई आई और यू, ठीक है, इसको काट, ए ई आई ओ यू, इसको काट दीजिए, और बाकी दोस्तों इनको टोटल कर लीजिए। जैसे कि एल है वो 4 नंबर पे, एन 5 नंबर पे,
आर 6 नंबर पे, एस 7 नंबर पे और वी 9 नंबर पे। तो इनको जोड़ दीजिए, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9, यानी कि टोटल कितने हो गए 31। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। यदि एफ आर ओ जी 9268, आर ए एन जी 2538, तो फोर्ट कोड के रूप में बदल दिया गया है। तो देखिए एफ कितने नंबर पर आ रहा है, देखिए एफ का कोड दोस्तों यहाँ पर कितना है 9, तो एफ का कोड 9। ओ देखिए ओ कौन कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे क्या कोड हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आर आर दोस्तों एफ आर ओ जी, आर है वो दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे जिसका कोड भी 2 है। और टी है ये दोस्तों, देखिए टी, तो टी का कोड है वो दोस्तों यहाँ पर दे नहीं रखा। ठीक है, तो टी का कोड क्या हो जाएगा इसमें, टी का कोड दोस्तों इसमें 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, एक कोड में यहाँ पर देखिए MIZZLY को ये लिखा गया है, तो यहाँ पे पजल को ये लिखा गया है, तो यहाँ पर BUZZWORD को कैसे लिखा जाएगा, लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए इसी को पजल को ही उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार मैं आपको बताऊं, इसको अगर अपन लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा, पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, एक कोड में यदि ग्रीन को ITGGP लिखा जाता है, तो इसी कोड में पिंक को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए, जी में 2 प्लस किया, आर में 2 प्लस किया, ई में 2 प्लस किया, ऐसे सब में 2 प्लस करना है। पी में 2 प्लस किया, आर आई में 2 प्लस किया, के एन में 2 प्लस किया, पी और के में 2 प्लस किया, एम। तो यहाँ पे आर के पी एम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, श्रीमती एक्स के श्रीमती एक्स के पति श्रीमती वाई की माता के इकलौते बेटे हैं। यदि श्रीमती एक्स के भाई और श्रीमती वाई के पति चचेरे भाई हैं, तो श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से क्या संबंध हो जाएगा। दोस्तों क्या संबंध हो जाएगा, तो इसमें ननद भाभी या साली जेठानी देवरानी इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, भाभी होगी दोस्तों इसमें। ठीक है, आगे देखिए, यदि यदि वाई एक्स का भाई है, वाई है वो एक्स का क्या है, भाई है। वाई जेड का बेटा है, वाई है वो किसका बेटा है, जेड का बेटा है। ठीक है, तो ये दोनों के हो गए पुत्र हो गए, वाई और एक्स किसके, जेड के। देखिए तो जेड के पिता एक्स क्या है, बताइए। तो जेड के पिता एक्स के क्या है, तो एक्स के क्या है, तो दोस्तों एक्स के भी देखिए वाई एक्स का भाई है, वाई है वो एक्स का भाई है, वाई जेड का बेटा है, तो जेड के पिता एक्स के क्या है, जेड के पिता, जेड के भी पिता पूछा है। ठीक है, एक्स के क्या है, तो दोस्तों ये दादा हो गया। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा। नेक्स्ट आगे देखिए, 104 नंबर का प्रश्न है, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, फिर वाई एक्स का है, तो वाई एक्स का क्या है। दोस्तों देखिए, माँ यानी कि एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। ठीक है, फिर वाई एक्स से क्या संबंध है, सीधा सा है दोस्तों, ये पिता हो जाएगा इसका। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, तो इनको क्रम में जमाना है दोस्तों। क्रम में जमाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आएगा लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे ब्रिगेडियर, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे कर्नल, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे मेजर, और फिर आएगा दोस्तों इसमें कप्तान। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 5 4 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, मान ले कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है।
उस विकल्प का चयन करें जो चित्र बी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। यहाँ पर क्या आएगा वो अपने को बताना है। दोस्तों ये 101 और 35 को जोड़ लीजिए। 101 और 35 को क्या करना है, सॉरी देखिए यहाँ पे 101, ये 38 कैसे आया बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों 101 और 15, 101 और 15 को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 116 माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे 35 और 43 को जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 78। अब 116 में से 78 गए तो कितने बचे 38। ठीक उसी प्रकार अपने को भी ऐसा ही करना है। 48 और 184 कितने होते हैं, ये होते हैं 232। और 56 और 34 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 90। तो 232 में से 90 गए तो कितने बचे 142। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए 5 4 9 20, 5 4 9 20। तो दोस्तों यहाँ पर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 20। ठीक है, इसको भी ऐसे ही कर देंगे, 8 को 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 24। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 20 तो आ गया। अब जो 5 और 4 है इसको प्लस कर लीजिए, 5 और 4 को प्लस किया तो कितना आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया 20 और इधर हो गया 9। तो 8 और 3 कितने हो गए 11 और 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 4 13। ठीक है, और 9 चौके 36। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ये परिच्छेद को पढ़कर उत्तर देना था दोस्तों। ये आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक इनका उत्तर है वो दे सकते हैं। ये देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे के प्रति स्थापित किया जाना चाहिए। दोस्तों इसको आप कैसे करोगे, ऑप्शन उठा के कर लीजिए। ठीक है, निशान चेंज करके देख लीजिए, मैं यहाँ पे बताऊं। देखिए माइनस की जगह प्लस कर लीजिए और प्लस की जगह माइनस कर लीजिए, उत्तर निकल कर आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 99। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। इसमें भी देखिए इस श्रृंखला में दोस्तों खाली स्थान दे रखी है, खाली स्थान में क्या आएगा वो अपने को बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें जो क्रम बनेगा वो हो जाएगा दोस्तों MON का, MON। ठीक है, फिर MON, ये वाला क्रम बनेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, यदि x का अर्थ प्लस y का अर्थ माइनस r का अर्थ भाग z का अर्थ इंटू हो, तो यहाँ पे 9 z का अर्थ क्या है इंटू 48, r का अर्थ क्या है r का अर्थ भाग 6, y का अर्थ क्या है y का अर्थ माइनस 16, इंटू का अर्थ क्या है तो प्लस 3। बस सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग दिया तो 48 में 6 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आया, देखिए 8 बार गया। ठीक है, 6 इंटू 48। तो अब सबसे पहले भाग किया, फिर अब गुणा करेंगे तो 9 और 9 इंटू 8। ठीक है, 9 इंटू 8 है तो कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 72। तो यहाँ पर 72 माइनस 16 प्लस 3 कर लीजिए, यानी कि 72 और 3 कितने होते हैं 75, और 75 में से 16 गए तो कितने बचे दोस्तों 59। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 59। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए ये रीजनिंग से सॉरी मैथ के कुछ प्रश्न हैं, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। मैं एक काम करूंगा दोस्तों, आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, मैं आपको वहां पर मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो वहां पे आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा उनकी मॉडल पेपर की। तो आप दोस्तों वहां पर सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। ठीक है, PDF में, तो आप वहां जाकर दोस्तों PDF से हल कर लेना इन मैथ के प्रश्नों को। ठीक है, आप करके देख लेना ये चीजें। मैं आपको दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो करवा देता हूँ। यहाँ पे 15 प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कंप्यूटर के। देखिए CMOS होता है, CMOS होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये बैटरी
चालित मेमोरी चिप होती है, बैटरी चालित मेमोरी चिप। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कंप्यूटर में सीपीयू का वह भाग जो जोड़, बाकी, गुणा भाग एवं तुलनात्मक गणना करने का कार्य करता है, तो वो करता है दोस्तों एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बैक स्पेस। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बैक स्पेस। 139 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है। वीडियो का क्या मतलब है? वीडियो का मतलब क्या है? तो दोस्तों वीडियो का मतलब होता है वर्चुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ऑप्शंस में कौन सा स्टोरेज डिवाइस को उनकी स्टोरेज कैपेसिटी के संदर्भ में सही सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है? ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है तो दोस्तों ये सीडी, डीवीडी, बीडी, डिस्क। तो यहाँ पर इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जुड़े दोस्तों टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आपको दोस्तों पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। 142 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? बताइए, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एंटीवायरस, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटर, डिवाइस ड्राइवर, मीडिया प्लेयर, ये सभी हैं, ये सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। 143 नंबर प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, क्या है? तो दोस्तों ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए पाथ क्या होगा? नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए पाथ क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें स्टार्ट कंट्रोल पैनल, फॉन्ट, इंस्टॉल न्यू फॉन्ट। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इनमें से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है? दोस्तों फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है? तो देखिए, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर पूंजी का कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य है दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट को घात के रूप में लिखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे एमएस एक्सेल 2007 की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम संख्या है, तो अधिकतम कॉलम संख्या है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों देखिए, एमएस एक्सेल 2007 की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम संख्या कितनी है? अधिकतम कॉलम संख्या दोस्तों यहाँ पर देखिए, कॉलम संख्या की मैं बात करूं तो वो है दोस्तों 16,384, 16,384 होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आगे देखिए, एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है? एक सेल में कोई बदलाव होने पर कोई फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑटो कैलकुलेशन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है, एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खाली प्रेजेंटेशन से, पुराने प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस ऑप्शन द्वारा प्रेजेंटेशन की एक प्रिंटेड कॉपी प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑडियंस हैंडआउट। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये पटवारी भर्ती परीक्षा का ये पेपर है वो करवाया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी जरूर बताएं। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।